नाती भांजों फिलिक्स और लियो को पहले ही घर में ले आई है। जैसे ही जेनेट अंदर आती है वह बोल पड़ती है, यह जगह तो कमाल की है, तुम्हारा एक्स तो बहुत अमीर है। तारा गर्व से मुस्कुराती है, बिल्कुल है, अभी मुझसे नाराज है, लेकिन अगर मैं यहीं रहूं और जाने से मना कर दूं तो जब वह वापस आएगा सब ठीक हो जाएगा। समय के साथ फीलिंग्स बदल जाती हैं। जेनेट को इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता, बल्कि वह और चालाकी भरी सलाह देती है, जब वह वापस आए उसे अपने पास खींचो और यह पूरा विल्ला तुम्हारा हो जाएगा। तारा सिर हिलाकर कहती है, तुम हमेशा सबसे समझदार रही हो बहन, तभी तो तुम तलाक में 5 मिलियन लेकर निकली, कोई और आसपास नहीं होता। तो जेनेट धीरे से एक राज बताती है, मेरा एक्स हस्बैंड हमेशा यही मानता है कि ये जुड़वा बच्चे उसी के हैं। तलाक के बाद भी वह हर महीने कम से कम 20,000 भेजता है, लेकिन वे उसके नहीं हैं, वे मेरे एक पुराने बॉयफ्रेंड के हैं। एक गुंडा था वो, उसके परिवार में जुड़वा होना आम बात है। क्या औरत है, वह सालों से अपने एक्स हस्बैंड को धोखा दे रही है। मैं तुरंत वह रिकॉर्डिंग डाउनलोड करता हूँ और अपने एक दोस्त से कहता हूँ कि वह पता लगाए कि उसका एक्स हस्बैंड कौन है, मैं उसे यह सब भेजूंगा। एक अच्छा काम समझ लो, कोई आदमी सालों तक बेवकूफ बनता रहे, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। इधर दोनों बहनें बातों में लगी हैं। उधर फेलिक्स पीछे वाले आंगन में खेलने चला जाता है। वह बड़े पानी के टैंक को देखता है और बिना सोचे समझे अपना हाथ अंदर डाल देता है। मेरा दिल जोर से धड़कने लगता है। ये कछुए आमतौर पर सर्दियों में सो जाते हैं, लेकिन इस शहर में असली ठंड पड़ती ही नहीं। ये पूरी तरह जाग रहे हैं और ये बहुत खतरनाक होते हैं। लेकिन फेलिक्स किस्मत वाला है, कछुआ अब भी नया है, अभी पूरी तरह ढला नहीं है, इसीलिए वह काटता नहीं। फेलिक्स उस बड़े कछुए को देखता है और ज्यादा उत्साहित हो जाता है। वह बार बार हाथ डालकर उसे छेड़ता है और आखिर वह अपनी किस्मत जरूरत से ज्यादा आजमा लेता है। आह मेरा हाथ, माँ बचाओ। कैमरा दूर है इसलिए साफ दिखाई नहीं देता, लेकिन मैं देख सकता हूँ कि तारा और जेनेट दौड़ते हुए आंगन में आते हैं। जेनेट पानी को देखती है जो अब खून से लाल हो चुका है और वहीं बेहोश हो जाती है, लेकिन तारा उसमें हिम्मत ज्यादा है। टैंक इतना भारी है कि उसे गिराया नहीं जा सकता, इसलिए उसके पास एक ही रास्ता है। वह खुद अपना हाथ पानी में डालती है और पूरी ताकत लगाकर उस कछुए को पकड़ती है जो उसके भांजे के हाथ से चिपका हुआ है। जैसे ही कछुए को पानी से बाहर निकाला जाता है, वह अपने तेज नुकीले पंजों से तारा के हाथों पर बार बार वार करता है, गहरे घाव कर देता है और खून बहने लगता है। लेकिन असली डर यह है कि कछुआ फेलिक्स को छोड़ ही नहीं रहा। डर के मारे वह और जोर से पकड़ लेता है। फेलिक्स दर्द से रो रहा है, आंटी बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मेरी मदद करो। तारा पुलिस को कॉल करने की हिम्मत नहीं करती, एम्बुलेंस भी नहीं बुला सकती, क्योंकि उसे डर है कि कहीं उसकी सच्चाई सामने न आ जाए कि वह जबरदस्ती घर में घुसी है। फेलिक्स को छुड़ाने के लिए वह रसोई की तरफ दौड़ती है, चाकू लेने, ताकि कछुए का सिर काट सके। उसी समय मैं उसे कॉल करता हूँ समय खरीदने के लिए। तारा स्क्रीन पर मेरा नाम देखती है, पकड़े जाने के डर से घबरा जाती है। वह रोते हुए फेलिक्स को वहीं छोड़ देती है और फोन उठा लेती है, अपनी आवाज को जबरदस्ती शांत बनाते हुए। इथन, तुमने अचानक कॉल क्यों किया? वह हाँफते हुए पूछती है। मैं हल्का सा भौहें चढ़ाकर झूठ बोलता हूँ। मेरे पड़ोसी ने कहा कि उसने तुम्हें मेरे घर के आसपास घूमते देखा है। मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारे पीछे आऊँ। तारा अंदर से कांप जाती है। न नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारे पड़ोसी ने गलत देखा होगा। वह हकलाते हुए कहती है, मुझे काम है, बाय। वह तुरंत कॉल काट देती है। तारा सोचती है, अगर पड़ोसी ने उसे देख लिया है तो अब उन्हें बाहर जाना बंद करना होगा, नहीं तो सब पता चल जाएगा और उनका पूरा प्लान खत्म हो जाएगा। नया साल शुरू होने से पहले ही खत्म। जब वह वापस फेलिक्स के पास दौड़कर आती है, तब तक कछुआ उसे छोड़ चुका होता है, लेकिन छोड़ते समय वह उसके हाथ के पीछे का एक बड़ा टुकड़ा नोच लेता है। खून लगातार बह रहा है। तारा फेलिक्स के हाथ को देखती है, लेकिन उसे अस्पताल नहीं ले जाती। वह बाहर जाने की हिम्मत नहीं करती, डरती है कि कहीं कोई देख न ले कि वह घर में घुसी हुई है। इसके बजाय वह बेसमेंट में खोजती है और एक फर्स्ट एड किट ढूंढती है। वह अंदर रखी पुरानी दवाइयाँ और पट्टियाँ निकालती है जो बहुत पहले एक्सपायर हो चुकी हैं, और अपने फोन पर देख कर फेलिक्स के घाव पर पट्टी बांध देती है। उसे यह नहीं पता कि वे एक्सपायर्ड दवाइयाँ घाव को ठीक नहीं करेंगी, बल्कि इन्फेक्शन को और बढ़ाएंगी और घाव को सड़ा देंगी। जब वह बाद में कछुए को ढूंढने जाती है, वह गायब हो चुका होता है। पीछे वाले आंगन में पत्थरों की सजावट, पानी का फव्वारा और झाड़ियाँ हैं। छिपने के लिए बहुत जगह। अच्छा खेला। मेरी पिछली जिंदगी में फेलिक्स ने सिर्फ मेरी चीजें नहीं तोड़ी थी, उसने पूरे घर में हर जगह पेशाब किया था। अब उसे इस हालत में देखकर मुझे लगता है जैसे न्याय मिल गया हो। लेकिन यह तो बस शुरुआत है, मेरे पास उनके लिए और भी बहुत तोहफे हैं। तारा बड़े जोश से खाना बनाना शुरू करती है। वह स्टोर रूम से ढेर सारा सामान निकालती है, बड़ी झींगे, महंगी शराब, जमी हुई मछली, जमे हुए मांस। और बनाओ। जेनेट सोफे से बिना शर्म के बोलती है, मुझे बहुत चाहिए। फेलिक्स और लियो बड़े हो रहे हैं, उन्हें अच्छा खाना चाहिए। वह बार बार और बनाने को कहती है, असली भूख की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि सब कुछ महंगा लगता है और मुफ्त में महंगी चीजें खाना उसे जीत जैसा लगता है। ठीक है, मैं बहुत बनाती हूँ, तारा कहती है आस्तीन चढ़ाते हुए। वह तेल उठाकर ऐसे डालती है जैसे उसकी कोई कीमत ही नहीं। तभी जेनेट को एक अजीब सी बदबू आती है। ये तेल खराब लग रहा है। तारा उसे नजरअंदाज करती है। जैतून का तेल ऐसा ही महकता है, ये महंगा वाला है, इसलिए स्मेल स्ट्रॉन्ग है। जब खाना टेबल पर आता है, जेनेट कुछ कौर खाती है और उसका चेहरा हर बाइट के साथ बिगड़ता जाता है। ये समुद्री खाना खराब है और मांस काला पड़ गया है, कहीं ये सब खराब तो नहीं। तारा को खाना बनाते बनाते बहुत भूख लग चुकी है। वह खुद खाती है, उसे कुछ अजीब नहीं लगा। मुझे तो ठीक लग रहा है, कुछ भी खराब नहीं है, खाओ। जेनेट और नहीं खाती, वह खाली पेट ही नकली शराब पीने
नकली शराब पीने लगती है। तारा उसे नजरअंदाज करती है और खुद मजे से खाना खाती रहती है। फेलिक्स और लियो बच्चे हैं, वो तारा को खाते देकर बिना सोचे समझे वही करते हैं। तीनों मिलकर पूरा खाना खत्म कर देते हैं। आधे घंटे बाद दोनों बच्चे पेट पकड़कर बाथरूम भागने लगते हैं। जेनेट को चक्कर आने लगते हैं, उल्टी जैसा महसूस होता है, उसका चेहरा लाल हो जाता है। तारा की हालत भी खराब हो जाती है। चक्कर और पेट दर्द के बीच वह बार बार बाथरूम जाती है। आखिर में जेनेट हार मान लेती है। वह रात में ही दोनों बच्चों को लेकर टैक्सी में अस्पताल चली जाती है। तारा की हालत थोड़ी कम खराब है, लेकिन वह पूरी रात बाथरूम में बिताती है, मुश्किल से बचती है। अगली सुबह वह पूरी तरह कमजोर हो चुकी होती है। बिस्तर से बाथरूम तक जाने में भी कई बार गिर जाती है। मैं यह सब देखता हूँ और मजा लेता हूँ। शाम तक जेनेट वापस आती है। दोनों बच्चे पूरी तरह कमजोर दिख रहे होते हैं। दोनों बहनें तुरंत स्टोर रूम की हर चीज चेक करती हैं और जो देखती हैं उससे हैरान रह जाती हैं। हर शराब की बोतल नकली है, हर खाना एक्सपायर्ड है। तारा सोफे पर गिर जाती है। मुझे लगा ईथन बहुत अमीर है, उसकी सारी शराब नकली है, इसलिए हम इतनी खराब हालत में थे। जेनेट कहती है खाना भी खराब था, इसीलिए बच्चे बीमार हुए। ईथन हद से ज्यादा घटिया है। अगर मुझे डर न होता तो मैं उससे पैसे वसूलती। तारा कहती है एक आसान तरीका है, वह हमेशा महंगे सामान खरीदता है, कल हम चुपचाप उसके सामान बेच देंगे। जेनेट तुरंत मान जाती है, लेकिन जो वो सोच रही हैं वो मैं पहले ही सोच चुका हूँ। मैं बस इंतजार कर रहा हूँ कि वे मेरे बेडरूम का दरवाजा खोलें। ये कैसी बदबू है? जैसे ही तारा मेरा बेडरूम खोलती है एक इतनी भयानक बदबू आती है कि वह पीछे हट जाती है। मैंने जानबूझकर कई जोड़ी मोजे बिना धोए छोड़ दिए थे, पूरी ताकत से बदबू फैलाने के लिए। जेनेट नाक पकड़कर दूर हट जाती है। तारा हिम्मत करके अंदर जाती है लग्जरी सामान ढूंढने के लिए, लेकिन बदबू इतनी ज्यादा है कि उसका जी मिचलाने लगता है। वह अलमारी में हाथ डालती है, उसे कोई महंगा सामान नहीं मिलता, बल्कि कुछ गर्म बालों वाला और जिंदा। उसके हाथ से टकराता है। तारा डरकर पीछे हटती है। फेलिक्स दरवाजे से देख रहा होता है। आंटी, आपके हाथ पर बहुत बड़ी मकड़ी है। तारा घबराकर हाथ झटकती है और उसी पल वह मकड़ी उसके उंगली में काट लेती है और फर्श पर भाग जाती है। तारा काफी देर तक वहीं खड़ी चीखती रहती है, मकड़ी, यहाँ मकड़ी है, मेरे पास मत आना, मुझे बहुत डर लग रहा है। जेनेट कमरे के पास भी नहीं जाती, वह बाहर खड़ी होकर अंदर झांकती रहती है। फेलिक्स भी तारा की चीखें सुनकर डर जाता है और खुद भी चिल्लाने लगता है, मुझे भी मकड़ियों से डर लगता है। दोनों काफी देर तक चिल्लाते रहते हैं, फिर धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। फेलिक्स सांस लेते हुए कहता है, आंटी, मुझे लगता है मकड़ी भाग गई। तारा के पैर जो जैसे पत्थर बन गए थे आखिरकार फिर से चलने लगे। डर के मारे उसने अपने ऊपर काबू खो दिया था। खुद को थोड़ा संभालने के बाद तारा मुझे कॉल करती है। उसकी आवाज जानबूझकर सामान्य बनाई हुई है। किसी ने बताया कि तुमने हाल ही में कुछ जानवर पाल रखे हैं। कौन से? क्या वो जहरीले हैं? वह असल में जानना चाहती है कितने हैं और कितने खतरनाक हैं। मैं उसे कुछ भी नहीं बताता, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। मैं सीधा कहता हूँ, बिना वजह मुझे कॉल मत करना। मैं कॉल काट देता हूँ। उसे रात भर इसी डर में रहने दो। तारा अंदर ही अंदर जल रही होती है, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकती। आखिरकार डर जीत जाता है। वह अस्पताल में 2000 युआन खर्च करती है। जहर के इलाज के लिए इंजेक्शन लगवाती है, तभी उसे थोड़ी राहत मिलती है। लेकिन उसे यह नहीं पता कि घर में कितनी मकड़ियां हैं, इसलिए अब वह हर कमरे में जाने से पहले हर कोना, हर छाया, हर जगह ध्यान से देखती है। वह जेनेट कितनी भी समझाए कोई फर्क नहीं पड़ता। दिन में बाहर जाने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि उन्हें डर है कि पड़ोसी देख लेंगे, स्टोर रूम देख लेंगे। स्टोर रूम बेकार हो चुका है। तभी जेनेट को याद आता है कि उसने आंगन के तालाब में बड़ी मछलियां देखी थी। चलो उन्हें पकड़ते हैं, जेनेट कहती है। तारा तुरंत मान जाती है, बिल्कुल सही, आज नया साल है, दोपहर में मछली खाएंगे और रात में बाहर जाकर अच्छा खाना खाएंगे। लेकिन तुरंत एक समस्या सामने आती है, तालाब में उतरेगा कौन? तारा के हाथ पहले से घायल हैं, वह पानी में हाथ डालने से मना कर देती है। तालाब बड़ा है, पकड़ना मुश्किल है। जेनेट भी अपनी नई ड्रेस खराब नहीं करना चाहती। तभी फेलिक्स जो पास में पौधे उखाड़ रहा होता है यह सब सुनता है और खुद आगे आता है, मैं मछली पकड़ूंगा। किसी के रोकने से पहले ही वह अपने आधे भरे घाव की परवाह किए बिना सीधे तालाब में कूद जाता है। आमतौर पर पिरान्हा बड़ी चीजों पर हमला नहीं करती, लेकिन अगर खून हो तो सब बदल जाता है। फेलिक्स फिसल जाता है और पूरा पानी में गिर जाता है। जैसे ही फेलिक्स का घायल हाथ पानी में जाता है, तालाब की हर मछली उसकी तरफ टूट पड़ती है। वे सीधे उसके घाव पर हमला करती हैं। अचानक दर्द के कारण वह चीखता है। जेनेट अपनी ड्रेस भूल जाती है। वह दौड़कर फेलिक्स का हाथ पकड़ती है और उसे बाहर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन फेलिक्स भारी है और एक हाथ से नहीं निकलता। तारा, नीचे आओ और मेरी मदद करो, वह घबराकर चिल्लाती है। मुझे उन मछलियों से डर लगता है, तारा कहती है और वहीं जमीन पर बैठ जाती है। जेनेट अपनी पूरी ताकत लगाकर फेलिक्स को बाहर खींचती है। जब वह बाहर आता है उसका हाथ बुरी तरह फट चुका होता है, हड्डी तक दिख रही होती है। मेरे बच्चे! जेनेट रोते हुए फोन उठाती है एम्बुलेंस बुलाने के लिए। नहीं, तारा उसे रोकती है, यहाँ एम्बुलेंस नहीं बुला सकते। अगर वो यहाँ आए तो हमारा सच सामने आ जाएगा। वह उसे रोक देती है। वह फेलिक्स को लेकर तुरंत वहाँ से दूर निकल जाती है ताकि कोई उन्हें विला से जोड़ न सके, और दूर जाकर टैक्सी लेकर अस्पताल जाने का सोचती है। लेकिन वे ज्यादा दूर भी नहीं पहुँचते कि जेनेट का फोन बजता है। तारा का कॉल है। वह रो रही होती है, कुछ बहुत बुरा हो गया। लियो स्टडी रूम में चला गया। एक बहुत बड़ा अजगर उसे लपेटे हुए है। वह सांस नहीं ले पा रहा, वह मर जाएगा। जेनेट के पैरों से ताकत निकल जाती है, वह गिर जाती है। अब तारा के पास कोई रास्ता नहीं बचता। वह आखिरकार पुलिस और एम्बुलेंस को कॉल करती है। जब पुलिस मुझे कॉल करती है और बताती है कि मेरे घर में कोई घुस आया है, तब मैं आराम से बाहर खाना बना रहा होता हूँ। जब तक पुलिस पहुँचती है, फेलिक्स का हाथ इतना खराब हो चुका होता है कि उसे काटना पड़ता है। लियो को पुलिस अजगर से छुड़ाती है। वह बहुत डरा हुआ होता है, ठीक से बोल भी नहीं पा रहा। फिर उसे तेज बुखार हो जाता है। जेनेट